दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था वो वही था जिसे मैंने 2 बार देखा था। पहली बार मां की पुरानी कहानी में, दूसरी बार खेत की अंधेरी छाया में। अब वो हमारे सामने अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर रूप में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर थकान, अपराध बोध, डर और एक अजीब सी ताकत भी, जैसे वो आज कुछ ऐसा बोलने आया था जो उसके गले में 25 साल से फंसा हुआ था। मां धीरे धीरे दरवाजे तक आई। उनका कदम कांप रहा था, लेकिन उनकी आंखें उस आदमी की आंखों में सीधे थी। उस आदमी ने सिर झुका लिया। शांति देवी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पाप का बोझ अब मैं और नहीं सह सकता। और अब बात सिर्फ आपकी नहीं, पूरे गांव की है। मैं आगे बढ़ा। मनु मेरे पीछे खड़ा था, उसके हाथ मेरी टी शर्ट को पकड़े हुए। मैंने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? उसने एक पल मेरी तरफ देखा, मगर जवाब देने में जैसे उसे डर लग रहा था। फिर धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम दीपक है। मैं एक सेकंड के लिए जम गया। क्या ये वही नाम था जो गांव की कहानियों में सुनता था? एक आदमी जो ठाकुर के लिए काम करता था, फिर अचानक गायब हो गया। कहते थे कि उसकी मौत हो गई, कुछ कहते थे वो भाग गया, कुछ कहते थे उसे ठाकुर ने खत्म करवा दिया। और अब वो हमारे दरवाजे पर खड़ा था। मां ने पहली बार बोला, क्यों आए हो वापस? दीपक ने गहरी सांस ली, क्योंकि ठाकुर मर चुका है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा शरीर अचानक गर्म हो गया। मैंने कहा, क्या? ठाकुर मर गया? कैसे? दीपक बोला, जिस तरह की जिंदगी उसने दूसरों को दी, उसी तरह की मौत उसे मिली। जो डर उसने फैलाया, वही डर उसकी मौत बन गया। मां चुप रही। उनकी आंखें किसी दूर जगह पर चली गई थी, जैसे वो याद कर रही हों वह रात जब उनकी जिंदगी बदली थी। पर दीपक की बात खत्म नहीं हुई थी। वह बोला, ठाकुर तो चला गया, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं, जो इस जमीन के लिए पागल हैं, जो इस पट्टी को खरीदकर करोड़ों का खेल खेलना चाहते हैं, वो अभी भी जिंदा है। और अब उनका पहला निशाना आपका घर है। मेरी सांस भारी हो गई। मैंने पूछा, कौन लोग? दीपक बोला, यह गांव अब गांव नहीं रहा, ये एक प्रोजेक्ट बन चुका है। मैं उलझ गया। कैसा प्रोजेक्ट? दीपक बोला, पूरी पट्टी को व्यापारी, नेता और बिल्डर मिलकर खरीद रहे हैं। वे एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहते हैं। सरकार की नजर भी इस जमीन पर है, लेकिन अभी कौन सी जमीन खरीदी जाएगी और कौन सी नहीं, यह आपके जैसे लोगों पर निर्भर करता है। मां ने कहा, तो हमें क्या? हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। दीपक ने सिर हिलाया। यही तो वजह है आपकी मुसीबत की। आपकी जमीन बीचों बीच है। अगर आपकी जमीन नहीं मिली तो उनका पूरा नक्शा बेकार हो जाएगा। मेरे दिमाग में बिजली गिरी। इसका मतलब हम सिर्फ एक परिवार नहीं, एक पूरी योजनाबद्ध राजनीति के बीच खड़े थे। और मनु उस योजना के लिए सबसे आसान मोहरा था। दीपक बोला, ठाकुर ने कई साल पहले सोचा था कि अगर शांति देवी टूट जाएंगी तो वह मनु के नाम जमीन करवा लेगा और मनु उसकी कमजोरी बन जाएगा। मां की आंखों में आंसू आए। मनु उनकी गोद में जा बैठा। वो अभी भी बच्चा ही था, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। उसका दिल मासूम था। दीपक ने कहा, उस रात मैं मजबूर था। मैं गरीब था, भूखा था। मेरी मां बीमार थी। ठाकुर ने धमकी दी कि अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो वो मुझे खत्म कर देगा। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। उसने आंखें बंद की। मैंने आपका साथ नहीं दिया। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। मैंने आपका विश्वास तोड़ा। मां की आंखों में एक हल्की सी नरमी आई, लेकिन दर्द अभी भी था।
मैंने दीपक से पूछा, अब क्या चाहिए तुम्हें? वह बोला, बस एक मौका, अपना अपराध उतारने का, आपको बचाने का, क्योंकि अब खेल बड़ा हो गया है। मैंने कहा, कौन है अब पीछे? दीपक ने कहा, ठाकुर मरा जरूर है, लेकिन उसके पीछे जो असली दिमाग था वो अभी भी जिंदा है, और वही आदमी आपकी जमीन चाहता है। मैंने पूछा, कौन? दीपक की आंखों में डर उभर गया और उसने कहा, सुरेश पटेल। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। सुरेश पटेल, स्थानीय विधायक, जमीनों का बादशाह, और एक ऐसा आदमी जिसे कोई ना नहीं कहता। मां की आवाज कांप गई। वह वही था जो बरामदे में खड़ा था। दीपक ने धीरे से सिर हिलाया। मां की आंखों में आंसू भर आए। 25 साल का दर्द अचानक वापस लौट आया। मैंने दांत भींच लिए। मेरी मुट्ठी कस गई। मेरी रगों में खून उबल रहा था। दीपक बोला, वह अब पहले से ज्यादा ताकतवर है, और अब उसके पास आपके खिलाफ सिर्फ एक हथियार है, मनु। मां तुरंत मनु को अपनी ओर खींच ली। मनु डर गया। वह मेरी शर्ट को पकड़कर अचानक रोने लगा। मैंने दीपक से पूछा, वह मनु का क्या करेगा? दीपक की आवाज भारी थी। अगर आपने जमीन नहीं बेची तो वह मनु को कानूनी वारिस घोषित करके जमीन पर दावा करेगा। वह कहेगा कि मनु उसका बेटा है, और उसे साबित करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरा दिल घुट गया। मां ऑलमोस्ट बेहोश होने लगी। मैंने उन्हें पकड़ा। मनु रोने लगा और दीपक बोला, अगर आपको बचाना है तो ये डायरी आपकी सबसे बड़ी ताकत है, पर अगर वो डायरी उसके हाथ लग गई तो सब खत्म। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने पूछा, अब क्या करें? दीपक बोला, आपको लड़ना होगा, कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, और सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि आपका दुश्मन सिर्फ जमीन नहीं चाहता, वो आपका परिवार, आपका सम्मान और आपकी चुप्पी सब तोड़ना चाहता है। मां ने धीरे से कहा, मैं अब नहीं डरूंगी। बहुत हो गया। दीपक ने कहा, तो मेरी बात सुनिए। आज रात कोई आपके घर आएगा। मैं चौंक गया। कौन? दीपक ने डर से चारों तरफ देखा, फिर कहा, पटेल का आदमी। वह डायरी लेने आएगा। मां ने तुरंत ट्रंक बंद कर दिया। दीपक बोला, अगर डायरी गई तो आप सब गए। मैंने पूछा, फिर क्या करें? दीपक बोला, डायरी छुपा दो, फिर सुबह मुझे मिलो, क्योंकि अब लड़ाई शुरू होने वाली है। इतना कहकर दीपक चला गया, अंधेरे में खो गया। मां ने ट्रंक को पकड़े रखा। उनके हाथ कांप रहे थे। मनु मेरे पास खड़ा था, डरा हुआ, सहमा हुआ। मैंने मां से कहा, मां, जो भी होगा हम साथ लड़ेंगे। मां ने मेरी ओर देखा, और पहली बार उनकी आंखों में डर की जगह साहस था। उन्होंने कहा, अब कहानी मेरे दुख की नहीं, हमारी जीत की होगी। और मैं जानता था, अगली रात हमारी जिंदगी की सबसे अंधेरी रातों में से एक होगी। दीपक के जाने के बाद घर में ऐसी चुप्पी फैल गई जैसे किसी ने हवा को भी आदेश दे दिया हो, रुको। सन्नाटा भारी हो गया था। ये वही सन्नाटा था जो तूफान से पहले आता है। मां ट्रंक के ऊपर हाथ रखे बैठिन थी, जैसे वो कोई शरीर बचा रही हो। मनु मां के बगल में था, और उसके हाथ मां की साड़ी को कसकर पकड़े थे। उसकी आंखों में डर था, बेहद गहरा डर, जिसे देखकर मेरा दिल पिघल जाता था। मैंने लैंप की लौ धीमी की और घर के हर कोने को देखा। आज रात किसी के आने की संभावना थी, कोई जो हमारी कहानी खत्म करने आया था। मां बोली, आज रात हमें नहीं सोना है, ये घर भी नहीं सो सकता। मैंने सिर हिलाया। मैं बाहर बरामदे में गया।
अंधेरा बहुत गहरा था। आसमान में चांद बादलों में छिपा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे रात भी किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया, लाठी उठाकर दरवाजे के पास रख दी। मां ने कहा, डायरी पहले छुपाते हैं। मैंने पूछा, कहां? मां ने कहा, जहां कोई सोच भी नहीं सकता। हम तीनों घर के अंदर गए। मां ने ट्रंक खोला, डायरी निकाली। उसकी पन्नियां हल्की थी, लेकिन वजन बहुत भारी। जितना दर्द उतना वजन। मैंने पूछा, मां, ये क्या है? सच में इतनी ताकत है इसमें? मां ने कहा, अभी इस डायरी में खून है। मेरे आंसू, मेरी आवाज, मेरी चीख। जो सच इन पन्नों में है, वो किसी अदालत में भी बहुत कुछ बदल सकता है। मां ने डायरी उठाई, घुटनों पर चली गई और आंगन में बनी मिट्टी की दीवार के पास पहुंची। वहां एक ईंट थोड़ी ढीली थी। उन्होंने ईंट हटाई। उसमें एक खांचा निकला। मिट्टी के अंदर उन्होंने डायरी उसमें रखी, अत्यंत सावधानी से, जैसे वह कोई नवजात बच्चा हो। मां ने ईंट वापस लगा दी, मिट्टी समतल कर दी। मैंने कहा, अगर उसे पता चल गया तो? मां ने कहा, अगर मैं 25 साल तक ये डायरी छुपा सकती हूं, तो एक रात और छुपा सकती हूं। उनकी आवाज में पहली बार डर से ज्यादा हिम्मत थी। हम अंदर आए। समय धीरे धीरे खिसक रहा था। रात घनी हो रही थी। मैं खिड़की के पास बैठ गया। मां और मनु बिस्तर पर साथ बैठे थे। हम तीनों बिना बोले कई घंटे बैठे रहे। हवा ने खिड़की को हल्का सा हिलाया। लकड़ी से टक टक की आवाज आई। मनु सहम गया। मां ने उसे सीने से लगाया। मेरे हाथ पसीने से भीगने लगे। मैं लाठी और कसकर पकड़कर बैठ गया। समय बीतता गया। घड़ी की टनटन रात के 1 बजने की गवाही दे रही थी। और तभी पहली आवाज आई, किसी के चलने की आवाज। घर के बाहर, धीमी, सावधानी वाली, जैसे कोई निशान न छोड़े। मेरी सांस रोक गई। मां की आंखें मेरी तरफ घूमी और उन्होंने सिर हिलाया। वही है, उन्होंने फुसफुसाया। मनु मां के हाथ में छुप गया। मैं धीरे धीरे उठकर खिड़की की तरफ गया। चांद की हल्की रोशनी थी और मैंने देखा एक साया, लंबा, पतला, काला। वो धीरे धीरे हमारे घर के चारों तरफ घूम रहा था, जैसे वो हमारा घर नाप रहा हो, जैसे वह चाबी ढूंढ रहा हो, जैसे उसे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दे रही हो। मैंने मां से कहा, मां, वो आया है। मां ने कहा, रहने दे, डर मत दिखाना। डर दिखाने से वो ताकतवर हो जाएगा। मां की आवाज में एक अनोखा साहस था। शायद ये वो मां नहीं थी, ये वो शांति देवी थी, जिन्होंने 25 साल से ये तूफान अकेले झेला था। अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। मनु ने चीख मारी। मां ने उसका मुंह ढक लिया। आवाज आती रही, धीमी, लगातार, जैसे कोई कह रहा हो, खोलो, मैं आया हूं। मेरी रगों में गुस्सा दौड़ने लगा। मैंने लाठी उठाई। मां ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, अभी नहीं। मैंने पूछा, तो कब? मां ने फुसफुसाया, जब वो दरवाजा तोड़ने आएगा। मां की आंखें, उनकी सांसें, उनकी मुद्रा, सब बता रहा था कि आज रात वो नहीं डरने वाली थी। दरवाजे की आवाज बंद हो गई। कुछ मिनटों की खामोशी, फिर खिड़की पर खरोंचने की आवाज, जैसे कोई नाखून से लकड़ी काट रहा हो। मैं पसीना पसीना हो गया। मनु रो रहा था। फिर अचानक खिड़की पूरी ताकत से हिली। उसके पल्ले खुले नहीं, कांप उठे। मैंने पूरी ताकत से लाठी उठाई और खिड़की के पास खड़ा हो गया।
साया खिड़की पर सिर लगाकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांस कांच पर धुंध बना रही थी। और तभी उसने कहा, शांति, डायरी दे दो, वरना मैं ले लूंगा। मेरे शरीर में आग लग गई। मैंने चिल्लाकर कहा, भाग यहां से, वरना मैं मार दूंगा तुम्हें। खिड़की कुछ पल शांत रही। फिर वो आवाज आई, हल्की सी, खतरनाक। हंसी, अभिजीत, तुझे लगता है मैं तुझसे डरता हूं? मैं खून में खौल गया। मैं खिड़की फाड़कर बाहर निकलना चाहता था, पर मां ने मुझे पकड़ लिया। अभी नहीं, उसे ये मत दिखाऊं कि हम डर गए हैं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मां, वो है कौन? मां ने कहा, पटेल का दाया हाथ, रघुवंशी, सबसे खतरनाक आदमी, वही जिसने उस रात मुझे पकड़ा था। मेरी दुनिया रुक गई। खिड़की के बाहर वही शख्स था जिसकी वजह से मनु पैदा हुआ था। मेरा खून जम गया। मैं दीवार पकड़कर खड़ा हुआ। मन में तूफान आ गया। मेरी आंखों में अंधेरा भरने लगा। अचानक खिड़की जोर से हिली। सारे पल्ले जोर से कूदे। रघुवंशी चिल्लाया, डायरी दे दो, नहीं तो मैं अंदर घुस आऊंगा। मां चिल्लाई, अंदर मत आना, नहीं तो मैं। वो रुक गई। मां के चेहरे पर एक अलग आग थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैंने मां से पूछा, मां, अब क्या? मां बोली, अब हम लड़ेंगे। मैंने लाठी उठाई। मां ने मनु को पीछे खींचा और उसी क्षण दरवाजे पर एक भयानक धक्का पड़ा। दरवाजा हिला, लकड़ी चरमराई, फिर दूसरा धक्का, और जोर से। दीवारें कांप उठीं। मेरी सांस रुक गई। मां की आंखें फैल गई। मनु डर के मारे जमीन पर बैठ गया। तीसरा धक्का पड़ा और दरवाजे का कुंडा लगभग टूट गया। मैंने मां से कहा, मां, वो अंदर आ जाएगा। मां ने मेरे कांपते कंधे को पकड़ा और कहा, अभी, अब तू भागने वाला नहीं है। मैंने पूछा, क्या करना है? मां की आंखों में आग थी। आज हमारा डर मरेगा। और ठीक उसी पल दरवाजा आखिरी बार हिला। अंदर घुसने में बस कुछ सेकंड बचे थे। दरवाजे की लकड़ी आखिरी हद तक चरमराई और मेरे सिर पर जैसे एक अजीब सी चिल्लाहट बैठ गई थी। मैं जानता था कि अब या तो सब खत्म होगा या कुछ नया शुरू। रघुवंशी का स्वर दरवाजे के उस पार गूंज रहा था। वो जोर जोर से खटखटा रहा था और उसके शब्दों में जो धमकी थी वह मेरे लिए किसी तलवार से कम नहीं थी। मां ने मनु को कसकर गोद में ले रखा था। उसकी सांसें तेज थी और छोटे हाथ मां की साड़ी पकड़कर इतनी मजबूती से कस गए थे जैसे उसकी हड्डियां भी उस पकड़ का हिस्सा बन गई हों। मैंने अपने हाथ में लाठी को इतना जोर से थामा कि मेरी हथेलियां दर्द से होठ तक खुलाई। पर दर्द कुछ भी नहीं था। मेरे अंदर जो आग थी वो डर को राख में बदलने को तैयार थी। दरवाजा एक आखिरी बार धक्का सहा और पटाखे की तरह गिरा। रघुवंशी उस दरवाजे से अंदर फंस गया और उसके पीछे जो लोग थे वे भी पलटकर अंदर घुसे। मुझे याद है कि उसका चेहरा जब मैंने देखा तो वह शांत नहीं था, पर भीतर भय था। डर जो उसे भी खाने लगा था, क्योंकि उसने आज तक जो कही हुई धमकियों का सहारा लिया था वही अब उसके खिलाफ काम कर रहा था। उसकी आंखों में वो आक्रामकता थी जो वर्षों में किसी ने उससे सीखी थी। ठेका हुआ डर और शौकियत की वह दूसरे को नीचा दिखाए। पर हमारे घर की दीवारों में आज एक अलग तरह की दृढ़ता थी। एक ऐसी दृढ़ता जो टूटने वाली नहीं थी। रघुवंशी पहला आया। उसके पीछे दो और आदमी आए। वे तेजी से कमरे में घुसे और उनकी आंखें इधर उधर स्कैन कर रही थी। शायद वे डायरी को खोज रहे थे, शायद कुछ और, पर उनकी आंखों की भूख स्पष्ट थी। मैंने एक बार चीखा, हाथ उठाओ, और मां ने जैसे मेरे भीतर के किसी बच्चे को ही नहीं बल्कि मेरे पूरे अस्तित्व को पहचान लिया।
उसने चिल्लाकर कहा, जो आया है उसे मत छुओ। पर उसकी आवाज में अब वो वहिजपन नहीं था, वो प्रतिज्ञा थी। रघुवंशी ने मुंह से कहा, डायरी दे दो, शांति, सब ठीक हो जाएगा। पटेल साहब कह रहे हैं बड़ा भुगतान होगा और तुम्हारे लिए कुछ मिल जाएगा। उसकी आवाज में खुद की नापाक समझदारी थी, जैसे किसी भ्रष्ट आदमी की दया की बात। पर इस बार उसकी दया ने मेरे भीतर उल्टी प्रतिक्रिया पैदा कर दी। मुझे गुस्सा आया, एक गुस्सा जो पैसे, डर और सालों की चुप्पी का जवाब था। मैं उठ बैठा और सीधे उसकी तरफ बढ़ा। हमारी आंखें टकराईं और कुछ शब्दों के बिना ही दोनों तरफ से बिजली दौड़ गई। मैंने लाठी घुमाई और वो घड़ी जैसे धीमी हो गई। हर चीट, हर सांस, हर संदूक की दरारें मेरी सुनामी का हिस्सा बन गई। रघुवंशी ने झटका दिया, उसकी गर्दन पर लालिमा बसी, पर मैं भी कम नहीं था। मैंने अपना वजन उसके ऊपर दे दिया और उसकी बैसाखी वाली चाल को तोड़ने की कोशिश की। कमरे में एक धक्का झटका हुआ, लेकिन मां ने मनु को और कसकर लगाकर रख लिया। उसकी छोटी छोटी उंगलियां मेरी बाजू को कसकर चूमे रही थी और उसकी आंखों में एक अलग तरह की उम्मीद टिमटिमा रही थी। उनमें से एक आदमी ने पीछे से एक डंडा उठाया और मेरे ऊपर ठोका। दर्द तनी, पर वह दर्द मुझे जगाने वाला था। मेरे मुंह से खून टपका, पर मैंने पीछे हटकर नहीं देखा। मैंने झपट्टा मारा और लाठी से उनकी हथेली पर वार किया। वो मुंह से कराह कर गिरा। दूसरे आदमी ने मेरी तरफ पांव बढ़ाया और मैंने उसे रोक दिया। वो सब कुछ एक प्रकार का हुड़दंग बन गया जो कभी कभी लड़ाई का आकार ले लेता है और कभी कभी जंग जैसा बन जाता है। पर मेरे साथ ऐसी कुछ थी कि अब मेरे अंदर कोई पीछे हटने की जगह नहीं थी। ये मां के लिए, मनु के लिए, उन पन्नों के लिए, उस डायरी के हर शब्द के लिए था जो 25 साल की चुप्पी का बोझ उठा रहा था। उस डायरी ने मां को वो साहस दिया था जो हथियार से भी ज्यादा भारी था। दरवाजे के बाहर मैंने आवाज सुनी, तेज कदमों की आवाज आ रही थी। फिर चिल्लाहट, पुलिस, पुलिस आ रही है। मैं थर्राया। बाहर दीवारों के पार कुछ हलचल हुई। नजरें उठीं और अंदर से जो लोग आए थे उनका मुंह काला पड़ गया। उनमें खलबली सी आ गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, हटो, भागो, और एक छोर से वे 2 आदमी बाहर निकलकर भाग खड़े हुए। रघुवंशी भी खिसकने लगा, पर उसकी चाल में अब पहले जैसी दम नहीं थी। उसने ठोकर मारते हुए दरवाजे की तरफ भागना चाहा, पर जब बाहर देखा तो पुलिस की रंगत वाले कुछ आदमी पहुंचते दिखे। गांव के पुलिस थाने से चुनिंदा लोग, जो किसी ने हमें पहले भी कहते सुना होगा कि वे पटेल के साथ हैं, पर आज कुछ अलग था। गांव के मुंह से धीरे धीरे उभरते स्वर थे। लोग आ रहे थे, दहाड़ने लगे थे। हमने सुना कि बाजार से कुछ लोग, जिनका पटेल से नाता नहीं था, और कुछ युवा जो वर्षों से चुप रहे, अब आवाज उठा रहे थे। ये एक लहर में बदल गई, एक ऐसी लहर जो हमें ऊपर उठाने वाली थी। फिर वह आवाज आई जिसने सब कुछ बदल दिया। ठाकुर की बातें सच हुई। पटेल गिरफ्तार करो। गांव के लोग आते आते पुलिस की मदद से वो सब कर रहे थे जो वर्षों से संभव नहीं हुआ था। मेरी यादें जैसे नदी की तरह दौड़ पड़ी। पटेल के आदमी, उनकी धमकियां, वे रातें जब मां चुप्पी में रोती थी, और उन 2 परछाइयों की झलक। अब सब कुछ सामने आ रहा था, और जो ताकत हमने कल्पना की थी वो गांव की जमीनी ताकत बनकर उभरी। पुलिस ने रघुवंशी को पकड़ने की कोशिश की, पर वो घर के आंगन में गिर गया। उसने बहुत कुछ गिराया, पर पकड़ा गया। बाद में पता चला कि रघुवंशी का नाम कई अन्य मामलों में भी आया, जमीन हड़पने, धमकाने और लोगों की जिंदगी में दखल देने के सिलसिले में। पर उस रात हमारे घर ने पहली बार ऐसा हौसला दिखाया कि लोग साथ आए। दीपक की वापसी ने एक चोटिल इंसान के अंदर से सच निकाला, और गांव के भीतर जितनी भी चुप्पी थी वो टूटने लगी। लोग बाहर आने लगे। कुछ बुजुर्ग थे जिन्होंने दशकों की दास्ताएं सुनी थी, और उन्होंने कह डाला, अब और नहीं। कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर खबर फैला दी। कुछ ने फोन करके मीडिया वाले नंबर दिए।
पलक झपकते ही मामला बड़े चौक की ओर बढ़ रहा था। उस रात पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पटेल तक पहुंचने में कुछ और कदम लगे। पता चला कि पटेल के खिलाफ दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड अब दिखाने लगे कि उसने किस तरह जमीनों की खरीद फरोख्त को छुपाया था। हमारी डायरी, जो मां ने इतना सुरक्षित छुपा कर रखी थी, अब हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ खड़ी थी। मैंने देखा कि उसकी पन्नियों पर हमारी जिंदगी की सारी चोटें लिखी थी। नाजायज आरोप, रातों की धमकियां और उन नामों की सूची जो जमीन के पीछे थे। हमने वह डायरी स्थानीय पत्रकार को दी, कुछ वरिष्ठ गांव वालों के साथ मिलकर, और उन्होंने कानूनी मदद के लिए वकील बुलाया। वकील शहर से आए और उन्होंने देखा कि ये मामूली घरेलू कहानी नहीं है। ये तो जमीन, सत्ता और भ्रष्टाचार के बड़े खेल का एक छोटा सा पर्दा है जिसे खोलने का वक्त आ गया था। अगले हफ्तों में चीजें तेजी से बदलने लगी। पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, कई वित्तीय कागजात जब्त हुए, कई लोगों के नाम आए, कुछ अजनबी व्यापारी, कुछ नेता और कुछ विदेशी निवेशक जिनका मकसद था उस पट्टी को खरीदकर बड़ा रुपया कमाना। मीडिया आया, हमारी कहानी छोटे चैनलों से बड़ी खबरों तक पहुंची। लोगों ने मां की बहादुरी की दाद दी, पर मां कहती रही, दाद की जरूरत नहीं, सच की जरूरत है। मैंने देखा कि समाज और सरकार का मिलना जो कभी दूर था, आज हमारे साथ हो रहा था। ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद से जो भय हमारे गांव पर था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। पर मुश्किलें खत्म नहीं हुई, कानूनी लड़ाई शुरू हुई। पटेल जैसे लोग अदालत की दीवारों के पीछे जाकर अपने वकीलों के साथ खेल खेलने लगते हैं, पर हमारे पास अब लोग थे, सच्चाई थी, और एक ऐसी डायरी जो किसी दमदार गवाही से कम नहीं थी। कानून ने अपना रास्ता लिया। हमारी वकील ने कहा कि डायरी एक अहम प्रमाण है, पर उसे सही तरह से प्रस्तुत करना होगा ताकि न्यायालय में पक्ष मजबूत रहे। हमने अदालत के सामने पेश किया मां की लिखी चीजें, गांव वालों के बयान, कुछ पुराने कागज और फोटो, और कुछ नए साक्ष्य जो दीपक ने बताए। अदालत ने सुनवाई की और कई बार तकरार हुई। पटेल के वकील ने सबको बदनाम करने की कोशिश की, पर गांव के कई लोगों ने हिम्मत दिखाई और सच बोला। वकील की लंबी मेहनत के बाद एक सुनवाई में अदालत ने माना कि मामले में गंभीर अनियमितताएं हैं और कई कागजों पर संदेह जताया। पटेल के कई फर्जी दस्तावेज और गुप्त करार उजागर हुए। धीरे धीरे पटेल के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, और इस बीच हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आया। हमने फिर से दिलों से मिलकर जीना शुरू किया। मां की आंखों की चहल पहल लौट आई। मनु ने स्कूल जाना शुरू किया और उसके चेहरे पर जो मासूम मुस्कान थी वो लौट आई। मैं शहर के कामों से थोड़ा सा हटकर गांव में रहने लगा। पहले की तरह नहीं, पर इतना कि मां और मनु का हाथ थाम सकूं। गांव के लोग अब हमें नए नजरों से देखते थे। हमें सम्मान मिलता था, पर उससे भी ज्यादा सभी में एक नई समझ आई थी कि चुप्पी से बड़ी ताकत सच्चाई में है। पर सबसे बड़ी बात यह थी, हमने अपनी जमीन बचा ली। अदालत ने शुरुआती सुनवाई में हमारी तरफ झुकाव दिखाया और सरकार की टीम ने जांच के बाद कहा कि कई खरीद फरोख्त संदिग्ध थी और स्वतः रद्द की जानी चाहिए। जमीनी रिकॉर्डों की जांच में भी कई छिपे हुए लेन देन मिले। पटेल के दबाव के बावजूद अदालत ने हमारी जमीन पर सत्यापन करवाया और हमारी जमीन सुरक्षित रही। उस निर्णय के समय मैं मां के हाथ थामे खड़ा था और हमारे गांव के सारे लोग हमारे साथ थे। जब जज ने कहा कि यह जमीन शांति देवी की है और उसे किसी तरह से हटाया नहीं जाएगा, मां की आंखों से जो आंसू निकले वे शब्दों से ज्यादा साफ थे। सूखे हुए जख्मों का कुछ हिस्सा भर गया था। हमने जश्न नहीं मनाया, हम रोए, पर ये वे आंसू थे जो हर्ष और राहत दोनों के थे। समय बीता, पटेल और उसके गुर्गों के कई केस चले, कुछ सजा पाए, कुछ पर अदालत में लंबी जंग जारी रही। पर एक बात तय थी, हमारी जोश और गांव का समर्थन अब टूटने वाला नहीं था। लोगों ने देखा कि अगर एक छोटी सी महिला ने हिम्मत दिखाई तो पूरे सिस्टम को हिला सकती है। दीपक,
जो कभी हमारे सामने खड़ा होकर हमें दोष देता था, अब हमारे साथ जुड़ गया। उसने गांव की सड़कों की सफाई में हाथ बटाया। उसने उन लोगों की मदद की जिनकी उसने पहले परेशानियां बढ़ाई थी। वो रोज कुछ न कुछ कर जाता। शायद वो अपने गुनाह की कीमत चुका रहा था, शायद वो खुद को मानवता की राह पर वापस ला रहा था। उसकी आंखें अब शर्मिंदगी और राहत दोनों लिए थी। हमारे जीवन का वो हिस्सा जिसने सिवाय दर्द के और कुछ नहीं दिया था, अब धीरे धीरे एक नई सुबह की तरफ बढ़ा। मैं अक्सर उस रात को याद करता हूं जब मां ने ट्रंक खोला और डायरी मुझे दी थी। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर मां ने न क्यों चुप्पी तोड़ी होती तो क्या आज ये सब संभव हुआ होता? क्या मनु की हंसी आज घर में होती? क्या हमारा नाम आज अखबारों में न होता? सवालों के जवाब शायद बस संदेह ही बनकर रह जाए। पर इस एक बात में मुझे सुकून मिलता है कि हमने हिम्मत की और वो सच्चाई सामने आई जिसने बहुत कुछ बदल दिया। कई महीनों के बाद गांव में एक छोटी सी सभा रखी गई। लोग इकट्ठे हुए। जिन लोगों ने पहले दूध पीकर हमें टोक दिया करते थे, वे आज हमारी कहानी सुनने आए। कुछों ने कहा हमने गलत किया, कुछों ने माफी मांगी, कुछ बूढ़ों की आंखें नम थी। और उसी सभा में मां ने कहा, मैंने चुप्पी इसलिए रखी क्योंकि मुझे डर था कि तुम सब टूट जाओगे, पर हमें टूटकर फिर से बनना आता है। मैंने भी कुछ बोलने की कोशिश की पर मेरी आवाज टूट गई। मनु मंच पर आया और उसने मां को गले लगा लिया। पूरे गांव ने तालियां बजाई, पर यह तालियां किसी जश्न की नहीं थी। ये बचे रहने की, सच के साथ जीने की और बदलाव की तालियां थी। समाप्ति आसान नहीं थी। हमने कुछ खोया, कुछ पाना था और कुछ बदलना था, पर उस सबका केंद्र रहा सच की एक डायरी और एक मां की हिम्मत। उस कहानी ने न सिर्फ हमारे परिवार की नियति बदली, बल्कि गांव के लोगों की समझ और एकता भी बदल दी। आज मेरी मां को लोग सहानुभूति और सम्मान की नजर से देखते हैं। मेरे लिए मां सिर्फ मां नहीं रही, वो सम्मान की प्रतिमूर्ति बन गई। मनु अब बड़ा होने लगा है। उसकी मासूमियत अब किसी भय की बंदिश नहीं रही और मैं उसे गर्व से देखता हूं। कभी कभी रातों में मैं अकेले आंगन में खड़ा होकर उसी धीली ईंट वाली जगह पर जाता हूं जहां मां ने डायरी छुपाई थी, और मैं सोचता हूं कि एक छोटी सी चीज, एक कागज का पन्ना, कैसे किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैंने वो पन्ने कई बार पढ़े और हर बार मुझे मां की हिम्मत का नया रंग दिखा। मैं जानता हूं हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, जिंदगी तो चलती रहेगी। पर उस दिन से ये जरूर तय हुआ कि अब गवाही, सच्चाई और हिम्मत किसी के हाथ में बंद नहीं रहेगी। और अगर कभी कोई फिर से हमारी मिट्टी पर हाथ उठाने की सोचेगा, तो उसे पता होगा कि वहां सिर्फ जमीन नहीं, हमारी इज्जत, हमारी यादें और हमारी मां की कहानी दबी हुई है, और हम उन्हें किसी भी हाल में बेचने नहीं देंगे।